आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिन मुद्दों को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है राजस्थान में हिंदुओं पर अत्याचार को 56% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाने के लिए वोट किया है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल दर्शकों के साथ जुड़ेगा। 10 जून को न्यूज नेशन ने एक बड़ा खुलासा कर बताया था कि कैसे मेवात में तबलीगी जमात ने हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा है। हमने सबूतों के साथ आपको दिखाया था कि वहां ना हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत बची है और न ही उनकी इज्जत। वहां डर का माहौल पैदा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हाल यह है कि वहां खुलेआम निधि को नादिरा खान और कमाल को कमालुद्दीन बना दिया जाता है। कुल मिलाकर मेवात मिनी पाकिस्तान बन चुका है। न्यूज नेशन ने जब ये खबर दिखाई तो सरकार जागी और खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेवात का दौरा किया। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे मेवात की बीमारी राजस्थान के अलवर तक जा पहुंची है, जो भी मेवात का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं हमारी एक खास पेशकश, जिसे देखने के बाद आप भी कह सकेंगे कि ये कैसा हिंदुस्तान। मुल्क का वो इलाका जहां निधि को जबरन नादिया खान बना दिया जाता है, जहां हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है, जहां हिंदू अपनी जान हथेली पर लेकर जीते हैं, जहां घर ही नहीं शमशान तक महफूज नहीं है, जहां मंदिरों को तोड़कर रातों रात मस्जिदें खड़ी कर दी जाती हैं, जहां हिंदू बच्चियों की इज्जत लुटना आम हो चला है, वही इलाका मेवात कहलाता है, जिसे अब मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। न्यूज नेशन की टीम जान का जोखिम उठाकर बाकायदा ऐसे हिंदुओं तक पहुंची जो जुल्म का शिकार हुए थे। मेवात में पलायन इस कदर हो चुका है कि कई गांव तो ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू नहीं बचा। न्यूज नेशन ने इस खुलासे के बाद सारे देश में हड़कंप मचा। चौतरफा दबाव में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह का दौरा कर यह माना कि वहां हालात ठीक नहीं है और आनन फानन में कई फैसले भी लिए गए। न्यूज नेशन की मुहिम के बाद मेवात के नूह में तो हिंदुओं की आवाज सरकार तक पहुंच गई, लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस इलाके की जहां नूह से फैली बीमारी हिंदुओं की जान की दुश्मन बनी हुई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां हिंदुओं की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। हिंदू बेटियों से बलात्कार वहां आम है। हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा जमाती जहां अपना हक समझते हैं, जहां विरोध की आवाज भी अगर हिंदू निकाल दे तो उसकी लाश पेड़ों पर लटकी मिलती है। यकीन मानिए ये खुलासा आपको दहला कर रख देगा। इसे देखकर आप भी यही कह उठेंगे, आखिर ये कैसा हिंदुस्तान। टीम न्यूज नेशन। ये मेरा सवाल है उस सेक्युलर जमात से जो कहती है कि ये देश सबका है। अगर वाकई सबका ये देश है तो राजधानी से 150 किलोमीटर दूर हिंदुओं पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं आज की बहस का सवाल बताऊं उससे पहले बता दूं कि यहां पर हमारी जानने की नौबत क्यों आई। जब हमने हरियाणा के मेवात में जो 2 केस स्टडी हुई थी, जनरल बख्शी और पवन कुमार जी जो कि एक जज थे, उन दोनों ने केस स्टडी करके बताया कि हाँ वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने इसकी बकायदा स्टडी की। उस स्टडी के आधार पर हमने मेवात में, हरियाणा के मेवात में हिंदुओं की दशा पर यह रिपोर्ट दिखाई थी। इसी बीच हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं उनमें से 2 लोग राजस्थान से जुड़े और उन्होंने कहा कि अगर आप हरियाणा का मेवात दिखा रहे हैं तो राजस्थान के मेवात भी जाइए। कोरोना काल में हमारे संवाददाता विकास चंद्रा इन तमाम जगहों पर गए और इन्वेस्टिगेशन आपके सामने पेश है। आपकी आवाज पर यह इन्वेस्टिगेशन हमने की है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, और सवाल है क्या मेवात में हिंदुओं की हालत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है? ए हां और बी नहीं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है न्यूज नेशन टीवी, आप उस पर आ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं और हम इसके जवाब भी आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अपने सवाल और राय का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। तो हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको हालात दिखा देते हैं राजस्थान के मेवात में क्या है। सोचिए कैसी जिंदगी होगी मेवात में हिंदुओं की, जहां न इज्जत महफूज है और न ही जान।
जी हां, जो अब तक पाकिस्तान में ही मुमकिन था वो भारत में होता देख किसी का भी दिल बैठ सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं अलवर के रहने वाले 15 साल के प्रवीण का किस्सा, जिसे मुसलमान न बनने पर मौत के घाट उतार दिया गया। चाहे हरियाणा का नूह हो या राजस्थान का अलवर और भरतपुर, ये सभी मेवात के इलाके हैं और यहाँ मेवाती मुसलमान हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराना तो उनके रूटीन में शामिल है और कोई बात नहीं मानता है तो हत्या कर देना उनके लिए आम बात है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं और एक बुजुर्ग हैं, ये अलवर ज़िले के हैं, निम्बाहिड़ी इनका गांव है और इनके पोते की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, यानी उसने अपना धर्म नहीं बदला। काफ़ी उस पर दबाव था कि वो अपना धर्म बदल ले। जब वो लड़का नहीं माना तो उसको मार दिया गया। ये तस्वीर प्रवीण की है। 15 साल का प्रवीण अलवर के निबोहड़ी गांव का रहा करता था। बाकी बच्चों की तरह उसने भी जिंदगी में पढ़ लिखकर परिवार की मदद का सपना देखा था, लेकिन वो सपना अब चिता के साथ जलकर खाक हो चुका है। दरअसल उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जबरन मुसलमान नहीं बनना चाहता था। मुसलमान बनाने के लिए कह था उससे, वो माना नहीं। अच्छा। उन्होंने मार दिया, गला घोट के जान से मार दिया। लाश भी दूसरे दिन मिली, एक लेटरिन का खड्डा में डाली रखा था। एक दिन तो दूसरे दिन हमारे खेत में, बाजरा खेत में पटका है उसको। जी हाँ, अलवर में हिंदू होना ऐसा गुनाह है जिसकी कीमत अक्सर लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती है। अपने जिस पोते को देखकर कभी इस बुजुर्ग की आंखें चमक उठती थी, उसी ने अपने पोते की लाश को कांधा दिया। दरअसल तबलीगी जमात ने अलवर को भी मिनी पाकिस्तान बना डाला है, जहां जबरन धर्म परिवर्तन रोजमर्रा की बात हो चली है, क्योंकि निबेहड़ी गांव की 90% आबादी मुसलमान है। पोता यही कह रहा भाई मौसू कई बार कह भाई तू मुसलमान हो जा और तो को मुसलमान की लड़की करा देंगे। तमाम तरह के लालच जब प्रवीण को मुसलमान बनने पर राजी न कर पाए तो उसे किडनैप किया गया, उसकी गला दबाकर हत्या की गई और लाश खेतों में फेंक दी गई। 3 दिन तक प्रवीण की लाश सड़ती रही, तब जाकर घर वालों को यह पता चल सका कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हम तो ऐसे ही डोलते रहे अपने बच्चे को ढूंढते। हमारा बच्चा 3 दिन में सड़ता हुआ दिया इन्होंने, इनका घर से ही अंदर ही रखा इन्होंने। तीसरे दिन फेंका इन्होंने वो हमारे खेत में। महसूस करके देखिए वो दहशत क्या रही होगी जहां कत्ल तक इतनी आसानी से हो जाते हैं। किडनैपिंग और कत्ल ऐसे किस्से पाकिस्तान के सिंध में तो आम है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी ऐसा हो सकता है, ये भला कौन सोच सकता था। लेकिन अलवर के इस गांव की यही सच्चाई है, जहां दिन दहाड़े घर से बुलाकर हिंदुओं को मौत की नींद सुला देते हैं। पिलास के बहाने पिलास मंगा रहा मेरा पिताजी, पिलास ले चल, ले जा, मार दिया। हम वो लड़का आया था बुलाने के लिए, उसको क्या नाम उसका? एक तो रजाक और एक सद्दाम, ये 2 लोग। प्रवीण की कहानी ये साफ कर देती है कि मेवात के बाकी हिस्सों की ही तरह अलवर में भी तबलीगी जमात जबरन धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रही है। हकीकत खौफजदा करने वाली है। शायद यही वजह है कि अलवर के सैकड़ों गांवों से हिंदू अब गायब हो चुके हैं। उनके पास अब 2 ही चारे हैं, या तो धर्म परिवर्तन कर लें या जिंदगी बचाने के लिए अपनी घर जमीन सब छोड़कर पलायन कर जाएं। टीम न्यूज़ नेशन। तो न्यूज नेशन ये सवाल पूछता है, ये कैसा हिंदुस्तान? कहां गई सेक्युलर जमातें, कहां गई राज्य सरकार? हरियाणा सरकार तब एक्शन में आई जब न्यूज नेशन ने इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा किया। अब ऐसी ही उम्मीद राजस्थान सरकार से करे या ना करे, क्योंकि सेक्युलर जमात की सरकार है वहां पर। इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज राजौरिया जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजस्थान से। मनोज राजौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शोएब जमाई जुड़ गए हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ मुजब्बिर रहमान जुड़ गए हैं, क्योंकि शक की सुई सबसे ज्यादा तबलीगी जमात पर जाती है। तबलीगी जमात मेवात में ही बनी थी, मेवात से ही इसकी शुरुआत हुई थी, और मेवात से शुरुआत के बाद तबलीगी जमात के क्या किस्से और कांड रहे ये हम सब जानते हैं। शोएब जमाई, क्या जवाब देंगे?
देख रहे हैं एक हिंदू भाई को कैसे मारा गया। आप तो बड़ी बात करते थे गंगा जमुनी तहजीब की, आप बड़ी बात करते थे कि नहीं इस देश में सबको साथ रहना चाहिए। ये क्या हो रहा है मेवात में शोएब जमाई? देखिए, मेरे लिए जिसके साथ जुल्म हुआ उसके लिए इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके साथ जुल्म हुआ क्या होता है? देखिए शोएब जमाई, सब कुछ सबूत है, कैमरे पर है, नाम लिए जा रहे हैं, यहां बिना सबूत कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं और हमने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि हिंदू हृदय सम्राट है, उनके सत्ता में आने के बाद अगर हिंदुओं के साथ इस तरह का जुल्म हो और हिंदू खतरे में आ जाए तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे सत्ता को दुत्कारना ही चाहिए और फिर उनका सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर किसकी सरकार है आप जानते हैं ना? वही लोगों की सरकार है जो आपके साथ शाहीन बाग में खड़े थे, भूल गए शोएब जमाई? और हरियाणा में हो रहा था तो वहां के मेवात का भी हमने बताया। किसी पार्टी की बात नहीं करता है न्यूज नेशन, जो हकीकत है उसको दिखाता है। देखिए, मैं जानता हूं कि जिस अलवर के बारे में आप बता रहे हैं, इस अलवर में ही पहलू खान की जो है वो हत्या हुई थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि चाहे पहलू खान हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान है, इंसान का कत्ल हुआ, इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। पहलू खान तो याद आ जाता है, लेकिन आपको प्रवीण नहीं याद आ रहा है। प्रवीण जिसको मार दिया गया, 15 साल का लड़का, पहलू खान से प्रेम अभी भी है आपको? देखिए, मुझे परवीन से भी प्रेम है और पहलू खान से भी प्रेम है, क्योंकि दोनों इंसान हैं और हम इंसानियत की बात आपका ये करते हैं। प्रेम डबल स्टैंडर्ड का है शोएब जमाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और ये बात देश भी जानता है। देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं कि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जनता जो है वो अच्छा एक बहस देखना चाहती है। मुझे लगता है एक मिनट थोड़ा बोल लूं, फिर उसके बाद सारा क्रॉस क्वेश्चनिंग बोलिए। जनता भी मेरे साथ है, जनता की भी बात सुनेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र भाई लाल जो कि मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। शोएब जमाई, एक मिनट आपको दिए, बोलिए। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड की बात मत करिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं कि देश की जनता से, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से, कि पहले हमारे लिए जनता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती होती है, स्थानीय प्रशासन उसकी सख्त कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उसकी सजा होनी चाहिए। पहलू खान के भी मामले में हमने बोला था और परवीन के भी मामले में यही बात कर रहे हैं और उतना ही इंटेंसिटी के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमेशा ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 से शासन संभालने के बाद हिंदुस्तान का हिंदू 100 करोड़ होने के बावजूद भी अगर खतरे में आ जाता है तो समझिए दो बातें हैं, या तो फिर यहां से सरकार निकम्मी है, मोदी जी हिंदुओं के हित की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, या तो दूसरी बात यह है कि 100 करोड़ होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है। तो सोचिए 20 करोड़ मुसलमान कितना खतरे में होगा और कितना खतरे के। ये उन्हीं लोगों का षड्यंत्र है जिसको आप 20 करोड़ बोल रहे हैं। षड्यंत्र दिखाया जा रहा है शोएब जमाई। 1 मिनट आप बोल चुके हैं, सीधे चलता हूं वीरेंद्र भाई लाल के पास। वीरेंद्र भाई लाल, ये कैसा हिंदुस्तान, क्या कहेंगे शोएब जमाई को, आप बताइए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का जबरन कन्वर्जन किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और आज ये अगर आज की हमारे हिंदुस्तान की धरती पे हो रहा है तो बहुत ही निंदनीय है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। नहीं, बिल्कुल साफ है वीरेंद्र भाई लाल, जो पूरा का पूरा षड्यंत्र आया है उसका मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि तबलीगी जमात के तार इससे जुड़े हुए हैं। मेवात के जो मेव मुसलमान हैं वो तबलीगी जमात के फॉलोअर हैं। सीधे चलता हूं मैं, हमारे साथ मनोज राजौरिया जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर मनोज राजौरिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं, ये पहलू खान सबको याद आता है लेकिन प्रवीण किसी को क्यों नहीं याद आता? व्हाइट हाउस से आवाज क्यों नहीं गूंजती? जहां चर्च पे पत्थर पड़ने के बाद व्हाइट हाउस हिलने लगता था, ये क्यों नहीं होता इस देश में? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए मुझे। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इस सच्चाई की गहराई में जानने के लिए ज़मीन पर गए, वहाँ ज़मीन की मेवात की हकीकत जानी। आज पूरे देश के सामने आपने इस हकीकत तथ्यों के साथ में आप रख रहे हैं। मैं पहले तो न्यूज़ नेशन को और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथ में ही मैं शोएब जमात को भी अभी जवाब दूंगा, लेकिन मैं सवाल इस देश की जनता से और इस तबलीगी जमात के लोगों से और उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं आप लोग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन्हीं अलवर के गाँव में, इन मेवात के गाँव में, चाहे वो नूह हो या अलवर में हो या भरतपुर में हो या यूपी से जुड़ा हुआ मेवात एरिया हो, इन गाँवों के अंदर
कुछ साल पहले जो यहाँ हिंदुओं की आबादी थी, विशेष तौर से दलितों की आबादी थी, वो कहाँ चले गई। यहाँ पर आज जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दीपक जी आपके सामने रखना चाहूँगा। उस रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पर 50 गाँवों में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर सिर्फ 1 या 2 हिंदू परिवार बचे हैं। कभी वहाँ पर हिंदू, जो दलित हिंदू हुआ करते थे, उन दलित हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और आज पिछले 30 वर्षों से, जब से तबलीगी जमात ने धर्म के प्रचार के नाम पर मेवात क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र फैलाया, धीरे धीरे धर्म की आड़ में, धर्म की शिक्षा देने के नाम पर इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, अंदर ही अंदर जो एक अभियान चल रहा है, उस अभियान का परिणाम है कि 50 गांव में सिर्फ एक या 2 परिवार बचे हैं। 80 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से हिंदू विहीन हो चुके हैं। वहां आज एक भी हिंदू परिवार दीपक जी नहीं बचा है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं और आपके न्यूज़ नेशन के माध्यम से देश की जनता को उन सब के सच्चाई लाना चाहता हूं। इसी प्रकार से 90 गाँव हमने ऐसे देखे जहाँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 या उससे 2-4 घर बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गाँव बचे हैं। इन गाँव में जो हिंदू थे 30 साल पहले से धीरे धीरे करके जबरन उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और उनको धर्म परिवर्तन के लिए, जब आपने प्रवीण का उदाहरण दिया, ये तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक उदाहरण पकड़ लिया। सैकड़ों अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टर साहब, सैकड़ों उदाहरण है। विकास चंद्रा ने वहां 15 दिन लगाए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, कई उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है जिसको न्यूज़ नेशन ने अपने कैमरे में कैद किया हुआ है। मुजफ्फर रहमान, ये काम करता है आपका तबलीगी जमात, पहले कोरोना फैलाता है, फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है। जवाब दीजिए, ये काम है क्या जमात का? डॉक्टर शोएब जमाई, मैं आ रहा हूँ, मुजफ्फर भी यहाँ बैठे हुए हैं। दीपक जी, मैं आपको दीपक जी मुझे अवसर दीजिएगा, मैं इनका जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, आऊंगा मैं आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास अभी। मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जैसे किया था कि आपने एक पिछले बार जज साहब बुलाए थे, उन्होंने कहा था कि 49 केसेस थे जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ है। मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरे पास आइएगा वो सबूत लेकर के, मैं फांसी पे चढ़वाऊंगा कौन मुसलमान लोग हैं वो। उसके बाद 1-2 बार मैंने उन्हें बात की, उन्होंने मेरा फोन ही जो है ब्लॉक कर दिया। फर्जी कहानी। और मजे की बात तब रही जब मेवात के लोगों ने ही, वहाँ के हिंदू भाई बहनों ने, आपके जो पत्रकार हैं, जो आपकी टीम गई थी, उनको दौड़ा के वहां से भगाया कि आप मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्बाद ना करें। आप क्यों गए फिर मनोहर लाल खट्टर? क्यों गए मनोहर लाल खट्टर? क्यों धर्म परिवर्तन का नियम बना? बताइए। मुजफ्फर रहमान क्यों बना नियम? भी ऐसा ही क्यों बना स्पेशल कमीशन? बताइए ना। 3 बड़े फैसले लिए मनोहर लाल खट्टर ने। डिलीट करते हैं, जैसे आप डिलीट करते हैं अपनी चीजों को। हम तबलीगी जमात जैसे झूठे नहीं है, हम तबलीगी जमात जैसे झूठे नहीं है। एक केस का सबूत है, कैमरे पर है, नाम है, गांव है, पता है, जात है। जात की बात में नहीं करता, पर आप लोग सबसे ज्यादा दलितों को परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा दलितों को परेशान करते हैं। सब कुछ है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नाकाम और निकम्मों के हाथ में है। आप ये कहना चाहते हैं, हम भी वही बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज दुनिया के सबसे निकम्मे लोगों के हाथों में है, सबसे निकम्मे, सबसे कमजोर लोगों के हाथों में देश है। जो चीज दीपक चौरसिया के पास है उसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हम यही कह रहे हैं। सरकार ने किया, हरियाणा ने किया। मैं आगे चलता हूं। बताइए विनोद बंसल जी, कितने बड़े सेक्युलर हैं ये लोग? कितने बड़े सेक्युलर है? क्यों होता है जबरन धर्म परिवर्तन? आपने कभी सुना कि मुसलमान को जबरन हिंदू बना दिया गया? पर हिंदू को मुसलमान बनाने की कहानी आप पूरे देश में सुन सकते हैं। बिल्कुल दीपक जी, आपने देखिए इन 2 लोगों को पूछा, दोनों का जवाब उसी तरह का था, एक ही तरह का था। देखिए, ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। व्यवस्था को कोसना इनकी अपनी मजबूरी है और एक उनका एक स्वभाव बन चुका है। देखिए, ये इन लोगों ने कभी कोई पॉजिटिव काम नहीं किया, हमेशा देश के अंदर आग लगाई या आग को भड़काया या बारूद में बिछाई। तबलीगी जमात ने क्या क्या नहीं किया। आज देश को उस संकट से गुजरना पड़ रहा है इन जमातियों के कारण। इन जमातियों के कारण ही पूरे जो मेवात क्षेत्र है, वो पूरा मेवात क्षेत्र जहादियों का अड्डा बन चुका है। वहां पर बांग्लादेशियों का अड्डा है, वहां पर जो है रोहिंग्या मुसलमानों का अड्डा है। आप मुझे बताइए, वहां पर हिंदू पलायन को क्या मजबूर है? आप मुझे बताइएगा, पिछले 10 साल पहले विश्व हिंदू परिषद की एक टीम जो है बाकायदा भारत अल्पसंख्यक आयोग के पास मिली थी और उसको दस्तावेजी सबूत दिए थे कि किस तरह से इस देश के अंदर तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है। और मान लीजिए, इसको रोकिए,
नहीं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बंसल जी, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है और न्यूज नेशन की एक और मुहिम को सरकार ने माना है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, येलो, कैम स्कैनर, पबजी, शेयर इट, जितने ये चाइनीज षड्यंत्रकारी ऐप हैं, शेयर इट, स्वीट सेल्फी, वीगो वीडियो, यूसी ब्राउजर, सब पर रोक लगा दी गई है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और सबसे पहले ही मैं भी सैनिक, ये मुहिम न्यूज नेशन ने शुरू करती थी। चाइना के अतिक्रमण, चाइना ने हमारे यहां जो घुसपैठ की कोशिश की थी, उसके बाद अब चाइनीज ऐप पर बैन लग गया है। पबजी, यूसी ब्राउजर और जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा, येलो, कैम स्कैनर, ये न्यूज नेशन की मुहिम थी। मैं भी सैनिक, हम भी सैनिक हैं और मेरे साथ अर्पित जुड़ गए हैं दिल्ली से। अर्पित, आप भी सैनिक हैं, क्या कहेंगे भरतपुर की इस बात पर जो हमने दिखाया, और क्या कहेंगे ये चाइनीज ऐप जो हमसे कमाते हैं, आज बैन किया जा रहा है इनको। टिकटॉक भी बैन हो चुका है, बहुत बढ़िया। जी सर, देखिए जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं वो इंडिया में डाटा ले जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं इंडिया में। और अब ये बात नहीं है, हर ऐप जो है प्राइवेसी के लिए पॉलिसीज़ हैं, बट सारी प्राइवेसी की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐप आपको डिस्क्लोज़ नहीं करता है। अब कोई भी ऐप है, आप जल्दी से इंस्टॉल करते हैं और उसको ओके करते जाते हैं और आप नहीं देखते कि वो क्या चीज़ आपसे एक्सेप्ट करवा रहा है, क्या चीज़ आपसे मनाही करवा रहा है। सो चाइना क्या है बेसिकली, अब जो आने वाला टाइम है सारा डाटा इनेबल्ड काम होने वाले हैं हर चीज़ में। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, फ्रॉम सेलिंग एनी प्रोडक्ट का, आप कोई भी सामान बेचना चाहते हैं कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो वो डाटा कलेक्ट होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है लोगों की डिमांड्स क्या हैं लोगों की। तो डाटा जब कलेक्शन हो जाता है, चाइनीज़ ऐप सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो पूरी दुनिया। अर्पित, आपका ऑडियो कट रहा है, लेकिन फिर से मैं इस बहस पे आऊंगा। ये कैसा हिंदुस्तान, आप कह रहे थे ना शोएब जमाई, निकम्मी सरकार है, एक काम तो कर दिया सरकार ने। अब मुझे ये बताइए, ये तबलीगी जमात का ये षड्यंत्र कब तक चलेगा? शोएब जमाई ने कभी सुना है कि किसी हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है? माफ कीजिएगा, मैं उल्टा बोल गया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, हिंदुओं ने कभी जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया? कोई ऐसी घटना सुनी है? पहलू खान के नाम पे बड़े रो लेते हैं आप, लेकिन हिंदुओं को मुसलमान क्यों बनाया जाता है मेवात में? जवाब दीजिए शोएब जमाई। नहीं, आपने जो कहा था वो सही कहा था, लेकिन चलिए आपकी मुंह से सही बात निकल गई। मैं आपको मेरे मुंह से शोएब जमाई, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं बहुत अच्छी तरह और बहुत साफ साफ आपको बता देना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल बता दीजिए इस देश में जब किसी मुसलमान को हिंदू बनाया गया हो जबरदस्ती, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एक बिल्कुल एकदम सटीक एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल, अभी 2 महीने पहले की घटना है। इसी हरियाणा में, जहां मेवात आपने दिखाया, हरियाणा के पलवल में एक हरियाली गांव है, वहां पे 20 मुस्लिम परिवार को, एक उसका लड़का तबलीग जमात में गया हुआ था भोपाल, उससे पहले जब वहां से वापस आए तो उस गांव के दबंगों ने मुस्लिम परिवार को कहा कि अगर इस गांव में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। वो सारे लोग जो है जबरन हिंदू धर्म उन्होंने, ये वाइडली रिपोर्टेड मीडिया की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और वो जबरन जो है वो हिंदू बन गए और उनको धमकी दिया गया कि अगर जिंदा रहना है तो हिंदू बन के रहना। इसी हरियाणा में अभी 2 महीने पहले इसी हरियाली गांव में, पलवल में जाकर के अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो। मैं वो जन्नत में जो रिकॉर्डिंग होती है ना ऊपर, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उसकी घंटी बजती है, उसकी घंटी बजती है। और जब शोएब जमाई न्यूज नेशन पे बोलते हैं तो सबको झूठ, सबको झूठ, सबको झूठ, जोर जोर से घंटी बजती है जन्नत में, जहां पर कई सारी हुरे हैं। ये वाइडली रिपोर्टेड जो है, ये कितना झूठ बोल देते हैं शोएब जमाई, कितना झूठ बोल देते हैं। हिंदू मुसलमान को हिंदू बना दिया, बताइए विनोद बंसल जी, वाइडली रिपोर्टेड। 20 मुस्लिम परिवार का नाम तो शोएब जमाई गए क्यों नहीं उनके साथ खड़े होने? सेक्युलरिज्म के नाम पर शोएब जमाई गए क्यों नहीं उनके साथ खड़े होने? जवाब दीजिए। तो गांव का भी नाम बता रहा हूं। अरे जवाब दीजिए ना, आप उनके साथ खड़े होने क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए विनोद बंसल जी। देखिए ये कौन फैला रहा है, लैंड जिहाद कौन फैला रहा है, आतंकवाद कौन फैला रहा है, धर्मांतरण कौन कर रहा है, और ये बांग्लादेशियों को कौन शरण दे रहा है? आखिरकार रोहिंग्या जैसे आतंकियों को कौन शरण दे रहा है? आप ही के लोग कर रहे हैं ना। बजरंग दल कर, और अल्पसंख्यक बार अल्पसंख्यकों के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जो बहुसंख्यक समुदाय है अल्पसंख्यक समुदाय, आखिरकार सरकार योगी जी की है, सरकार किसकी है? आप सरकार को गाली भी दो,
और सरकार को ठीक नहीं, सरकार किसकी है? अगर मोदी जी के राज में रोहिंग्या की तादाद बढ़ जाती है, मोदी जी के राज में नमक हरामों की तरह काम मत करिए। अरे यहाँ का खाते हो, सोच लो, यहाँ का खाते हो और इजराइल का गुण गाते हो। सोच लो, ये मैंने सुना है कि वीएचपी को चाइना से भी फंडिंग मिलती है। ये साइनबागी मानसिकता आपको खा जाएगी। वीएचपी को चाइना से फंडिंग मिली, उसके बारे में आपको बताओगे? समझना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि मेवात के अंदर आखिरकार हिंदू प्रताड़ित क्यों है? कौन प्रताड़ित कर रहा है? आखिरकार वो भाई मैं तो क्यों है? हिंदुओं के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अरे आप तो जमाती है ना शोएब जमाई, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप तो जमाती है ना, मौलाना साद के समर्थन में खड़े खड़े होके बोलते थे, अब बोलिए ना जमाती क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए शोएब, मैं जवाब बोलिए। तबलीगी जमात सबसे बड़ा धोखा और पाखंड है, इस देश पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। जवाब दीजिए, आप तो खुद जमाती है शोएब जमाई, बहुत बचपन से जाते थे तबलीगी जमात में, ये काम करते हैं शोएब जमाई के भाई बंधु। ये तो प्रवक्ता भी रहे, ये तो कभी प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी जमाई बन जाते हैं। अच्छा सुनेंगे, मेरा जवाब सुन लीजिए। रंग बदलने वाले हैं, हम सभ्यता से डिबेट करें ना, बन जाते हैं, कभी जमाती के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बहस को आगे बढ़ाऊंगा। शोएब जमाई बहुत सारी केस स्टडी है, जब आप किसी दूसरे के बीच में बोले तो ठीक, विनोद बंसल बोलने लगे तो गलत। वैसे मैं इस कल्चर को जमाती कर रहे हैं, ये शोएब जमाई जमाती कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में साबित हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आता हूं और देखिए कितनी और केस स्टडी है यहां पर, फिर संगीत रागी जी को जोड़ूंगा और डॉक्टर साहब को। तो देश की बहस में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ये कैसा हिंदुस्तान पार्ट 2, लेकिन उससे पहले एक बड़ी हम आपको खबर दे दें, भारत ने चीन के 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। न्यूज नेशन ने एलएसी पर संघर्ष के बाद सबसे पहले यह मुहिम शुरू की थी, बायकॉट चाइना और मैं भी सैनिक। इसी के बाद सरकार और देश में जो गुस्सा था उसको देखते हुए सरकार ने उन चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है जो यहां पर काफी चलते थे और अरबों रुपए ये इन ऐप से कमाते थे। ये देखिए चाइनीज ऐप पर कौन कौन से ऐप बैन हुए हैं मैं आपको बता दूं। सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर लगा दिए रोक, इसमें टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक पर भी बैन है, यूसी ब्राउजर पर भी बैन है, पबजी पर भी बैन है। ये तमाम 59 हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से अब इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये चाइनीज सरकार के लिए, चाइनीज बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारत ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बातें हैं फिर से देश की बहस पे। देश की बहस वो बहस है जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के मेवात में, पहले हमने आपको हरियाणा के मेवात की असलियत दिखाई, लेकिन अब जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं सब लोग स्टोरी को देखें, खासतौर पर पैनल पर दिखाइए शोएब जमाई, वो जरूर देखें। मुजफ्फर रहमान तबलीगी जमात के प्रवक्ता, तालिबानी जमात के प्रवक्ता, वो जरूर देखें। डॉक्टर साहब आप भी देखें, विनोद बंसल आप भी देखें और संगीत रागी जी आपसे बहस शुरू करूंगा। सुशील पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनिए, ये इस हिंदुस्तान की हकीकत है, ये इस हिंदुस्तान की शर्मनाक हकीकत है जहां पर कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं मेवात के अंदर हिंदुओं के खिलाफ। ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। शर्म आ जाएगी सुनने के बाद आपको, शर्म आ जाएगी सुनने के बाद आपको। भरतपुर जिले के गांव नागला मकरीब में जमातियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया कि सुनकर ही हर किसी की रूह कांप उठे, हलक सूख जाए, आंखें डबडबा जाएं और जुबान शब्दों का साथ छोड़ दे। ऐसा इसलिए कि सोचिए 10 साल की उम्र होती क्या, शायद वो उम्र जब हर बाप अपनी बच्ची को बड़ा होता हुआ देखना चाहता है और उसके भविष्य के लिए सपनों की नींव रखता है। लेकिन इन तस्वीरों में जो घर है, जो परिवार आपको दिख रहा है, इसका जीते जी ही सब कुछ लुट चुका, क्योंकि इस परिवार की केवल 10 साल की बच्चियों के साथ, मात्र 10 साल की बच्चियों के साथ जमातियों ने वो खेल खेला है कि इसकी जिंदगी आज नरक से भी बदतर हो गई है। दरिंदगी का वह शब्द जिसको सुनने में पहले हर कोई मरना पसंद करे, वो वारदात इसके साथ
साथ अंजाम दी गई है। चौथी क्लास होता क्या है? चौथी क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची को पहले रास्ते से किडनैप किया गया, फिर इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। बच्ची ने मुंह खोलने की कोशिश की तो बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वक्त बीता तो बच्ची के पेट में दर्द शुरू हो गया। बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो परिवार के हर किसी को काटो तो खून न हुई। बच्ची की सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसे गर्भवती पाया गया। महज 10 साल की छोटी मासूम बच्ची और इतना घिनौना कांड। जब हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने इस बच्ची से बात करनी चाहिए तो खुद विकास की जुबान लड़खड़ाने लगी, गला रुंध गया। बात सही भी है कि एक बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है, लेकिन जज्बा तो इस बच्ची का है जो अभी भी स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है। लेकिन सवाल तो अभी भी यही है कि हिंदुस्तान की धरती पर यह कैसा हिंदुस्तान? जिस 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बाद में वो गर्भवती हो गई। 4 महीने बाद परिवार वालों को मालूम चला। आज बच्ची की हालत ठीक नहीं, वो बीमार है। माँ बाप दादी सब रो बिलख रहे हैं। उसी बच्ची के साथ अभी मैं मौजूद हूँ और मुझको समझ नहीं आ रहा कि इस बच्ची से सवाल कैसे पूछूं। मेरा बच्चा 5वीं क्लास का है, ये बच्ची 4थी क्लास में पढ़ती। इसके साथ दरिंदगी करने वालों की उम्र 30 साल 35 साल। किस समाज में जी रहे हैं हम? कौन से लोग हमारे पड़ोसी हैं? कौन देता है इनको परमिशन? क्यों हैं ऐसे लोग कि बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, अपने घर से खेलने नहीं निकल सकती? इस बच्ची की हालत देखें आप। बेटा सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता, मैं भी एक बाप हूँ। स्कूल जाती थी ना तुम? जाऊँ स्कूल तो। किस क्लास में पढ़ती थी बेटा? 4थी में। 4थी क्लास में। ये जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत की वो सब तुम्हारे गांव के ही हैं? हाँ हमारे गांव के। सद्दाम में तौफीक। हाँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ये लड़की ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, तबीयत इसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी गांव के सद्दाम और तौफीक और उनके साथी सहयोगी ये मेव मुसलमान पता नहीं इस मेवात को क्या बनाना चाहते हैं। ये राजस्थान का कि भरतपुर जिला का ये गांव है। कोई सरकार नहीं है क्या? इतनी छोटी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया लोगों ने। पूरा परिवार रो बिलख रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन एक बाप भी हूँ और साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ कि इससे बात करूँ। अभी भी स्कूल जाने की बात ये कर रही है और सब लोग आंख मूंद कर देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन सरकार सबको इस बात की जानकारी है कि क्या हादसा इस नन्ही सी बच्ची के साथ, इस गुड़िया के साथ हुआ है। शर्मनाक स्थिति। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कामा तहसील, भरतपुर। नगला मुकरीब। मुजब्बिर रहमान, अगर आप में थोड़ी शर्म है, शोएब जमई अगर आप में थोड़ी समझ, अपने आप को जमाती बताते हैं, अगर अपने आप को हिंदुस्तानी सिटीजन बताते हैं, तो इस बच्ची की कहानी देखने के बाद किसी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जमाती कहते हैं आप अपने आप को। मैं बोलूं पहले शोएब जमई फिर मुजब्बिर रहमान। जी देखिए, मैं तो पहली बात अपने आप को भारतीय कहता हूँ और भारतीय मानता हूँ। बड़े जमाती कहते थे अपने आप को आप। बचपन से तबलीग की जमात में जाता हूँ, बड़ी अच्छी बातें सिखाते हैं, धर्म की बातें सिखाते हैं, अजान सिखाते हैं। की कोशिश कर रहे हैं दंगा करवाने की नहीं, एक हकीकत है। जब हकीकत सामने आओ, आप जैसे लोग बोलते हैं दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, अगर ये अभी आपको याद आया था ना पहलू खान का नाम, बहुत अगर अभी आपको याद आया था ना पहलू खान का नाम, अब क्यों नहीं आ रहा? जवाब दीजिए शोएब जमई। देखिए दीपक चौरसिया जी, आपको सुनना पड़ेगा। 30 सेकंड हमें दीजिए। बलात्कार जमाती कहते हैं अपने आप को। एक मिनट बहुत हो रहा है आपका ज्यादा। सुनिए आप बात।
बलात्कार जैसी घटना अति निंदनीय है। जो भी बलात्कारी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फौरन सजा होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है समाज में। लेकिन हमारी उन्नाव की बेटी के साथ भी रेप कांड हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के उसके साथ उन्नाव की बेटी के साथ उन्नाव की बेटी का मुद्दे जेल के अंदर बंद है। अपने आप को जमाती कहते हो। इस बच्ची की स्टोरी देखने के बाद शोएब जमाई चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। मुस्तफिर रहमान जवाब दीजिए। उन्नाव की बेटी तक पहुंच गए आप। मुस्तफिर रहमान, इस बच्ची की कहानी देखने के बाद अपने आप को तबलीगी जमात का प्रवक्ता कहने वालों को डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। शोएब जमाई डूब मरना चाहिए। जमाती बलात्कारी है ये, जमाती बलात्कारी है ये, बलात्कारी है, जमाती बलात्कारी है ये, जमाती बलात्कारी, तबलीगी जमाती बलात्कारी। सुनाई बच्ची के मुंह से। सेंगर कौन सा जमाती बलात्कारी था? भाजपा का विधायक था, जेल के अंदर है। भाजपा का विधायक था, जेल के अंदर है। सेंगर से इसको ढकेंगे, 10 साल की बच्ची को ढकेंगे। डूब मरना चाहिए आपको। मुस्तफिर रहमान जवाब दीजिए। डूब मरना चाहिए शोएब जमाई आपको। अपने आप को जमाती कहते हैं। उसका रिपीट जमाती था क्या? किस तरह की पत्रकारिता करते हो? घटिया आदमी हो तुम लोग। बलात्कारी है, उसकी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। सच दिखा दिया तो मिर्ची लगी, सच दिखा दिया तो मिर्ची लगी। तबलीगी जमात के गुनाह खोल दिए तो मिर्ची लगी। डूब मरना चाहिए, ढूंढते हो, डूब मरना चाहिए। अरे तुम हर जगह धर्म ढूंढते हो। मुस्तफिर रहमान जवाब दीजिए। धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले तुम लोग। वो बच्ची मेरी बहन है, वो बच्ची मेरी बहन है। रहमान जी एक मिनट, ये आपके तबलीगी जमात के, ये बचपन से जाते हैं तबलीगी जमात में। मौलाना साहब की बातें सुनते हैं, बचपन से जा रहे हैं शोएब जमाई तबलीगी जमात में। ये सिखाते हैं जमात में, ये सिखाते हैं जमात में। जवाब दीजिए। इस स्टोरी बनने के बाद जो अपने आप को तबलीगी जमात का कहता है उसको डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। मुस्तफिर रहमान चाहिए आप लोगों को। वो बच्ची मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन पर राजनीति मत करो, धर्म की राजनीति मत करो। दीपक चौरसिया, शोएब जमाई ने मुस्तफिर रहमान कितने खोखले हैं ये मालूम पड़ गया आज। मुस्तफिर रहमान जवाब सुन लीजिए। जवाब आप मेरा सुनना नहीं चाह रहे। राजनीति जितना निंदनीय ये बलात्कार का मामला है उतनी ही निंदनीय, उससे ज्यादा निंदनीय आपकी पत्रकारिता है आज की तारीख में। आप पत्रकार जो आरोपी हैं उनको धर्म के जमात से जोड़ रहे हैं। मैं सच को सामने लाऊंगा। आपके पेट में दर्द होता है, बोलिए। लंबी लिस्ट है मेरे पास बलात्कारियों की भाजपा के। अगर ये घड़ियालू आंसू आपने तब बहा दिए होते। हम तो आज भी डिमांड कर रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो, लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है कि कुछ नहीं कर सकती। मुस्तफिर रहमान, मेरे पास कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा 50 नाम है। मेरे पास तो विजय जोली जो दिल्ली के एमपी थे उनका भी नाम है। दीपक चौरसिया, बाबा आशाराम सर्च कर लेना। इंटरनेट है आपके पास फोन पे। बाबा आशाराम और दीपक चौरसिया सर्च कर लेना। जेल तक पहुंचवाया और इनको भी पहुंचवाऊंगा। 5 साल संगीत रागी जी, क्या इनके साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाना चाहिए? संगीत रागी जी, ये लोग जो अपने आप को जमात के प्रवक्ता बनाते हैं, इनके साथ क्या इंसानों जैसा सलूक किया जाना चाहिए? कितना डरपोक आदमी है आप दीपक जी। एक मुझसे डर गए आप, मेरे आप जवाब नहीं सुन पाए, इसीलिए सरकार की रिपोर्ट आई है, कोई पुलिस की जांच रिपोर्ट में ऐसी बात आई है कि जमात के लोग हैं। आप कैसे यहाँ हर चीज को जमात? और इस बच्ची के न्याय के लिए शोएब जमाई मैं आवाज उठाऊंगा, व्यक्तिगत तौर पे घोषणा करता हूँ आज। संगीत रागी जी, मैं भी आवाज उठा रहा हूँ, मैं भी आवाज उठा रहा हूं। छोड़िए आप दोगले लोग अपने आप को जमात में बचपन से जाते हैं आप, तो अपने भाइयों को रोकते ना। 10 साल की बच्ची का बलात्कार क्यों किया? जमातियों ने किया ना। देवव्रत आर्य जी एक एंटरप्रेन्योर है, नोएडा से मेरे साथ जुड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर से। क्या कहेंगे देवव्रत आर्य जी, बच्ची की इस कहानी को देखने के बाद, इस सच्चाई को देखने के बाद, क्या हमको जो लोग अपने आप को सभ्य समाज का कहते हैं उनको डूब के मर नहीं जाना चाहिए पानी में? दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ये जो बलात्कार की घटना है ये निंदनीय कह के हम छोड़ देते हैं। बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं और मैं तो कहता हूं ऑन द स्पॉट इनका जो है रिजल्ट निकलना चाहिए। जिस तरह से बलात्कारियों का आपके वहां पर हुआ था हैदराबाद में, जो वो कांड हुआ था, उस तरह से इन लोगों को तो ऑन द स्पॉट, और इस पर राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। लोग जो पक्षपात की बात करते हैं ये बात बिल्कुल गलत है।
पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक दूसरे पर उंगलियां उठाना यह भी गलत है कि बीजेपी के ने वहां ये करा था, कांग्रेस के ने वहां करा था। अरे बलात्कारी बलात्कारी है, वो किसी भी मजहब धर्म किसी से भी संप्रदाय से हो, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऑन द स्पॉट मिल जाए तो बहुत बेहतर है। मैं तो गवर्नमेंट से भी इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के कानून बनाए जाएं कि ऑन द स्पॉट ऐसी सजाओं का जल्दी से जल्दी, सप्ताह के अंदर, एक महीने की बात करते थे, मैं तो कहता हूं एक सप्ताह के अंदर नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन बलात्कारियों की सजा इतनी 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 बर्बर होनी, जो बर्बरता वो करते हैं उसी के अनुपात में भारतीय कानून को उनकी सजा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए क्या हकीकत है इसकी, बताइए इनको कि क्या हो रहा है मेवात, राजस्थान के मेवात में, क्योंकि हरियाणा के मेवात का खुलासा हम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब फिर मैं सुशील पंडित जी के पास जाऊंगा और विनोद बंसल जी के भी पास। दीपक जी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि एक तो हमारे साथ जो बैठे हैं शोएब जी और इनको हमारे जो मुजर्रिम रहमान जी या जो भी हमारे बैठे, इनको आग्रह कीजिएगा कि बीच में नहीं टोके, एक बार मुझे पूरी बात सुनने का आप भी अवसर दीजिएगा, मेरे सवालों का जवाब आप इनसे मांगिएगा, इनसे मैं देश के सामने कुछ सवालों के जवाब मांगना चाहता हूँ। दीपक जी आपने बहुत अच्छा मंच उठाया, मुझे पूरा अवसर दीजिएगा। आज आपने देखा कि जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने जो ही इनसे सवाल किया और जो ही आपने समाज की जो कुव्यवस्थाएं थी, समाज के अंदर जो समस्याएं थी, उनको जब इनके सामने रखा तो इन्हें सीधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों लिया? इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो कानून व्यवस्था सारी उनकी है? अरे प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश के पूरे 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। लेकिन ये कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था हर राज्य की होती है। और मैं राजस्थान का सांसद हूँ, राजस्थान में इनकी चहेती कांग्रेस की सरकार है। कम से कम राजस्थान का ये संकल्प ले लें कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार, राजस्थान के अंदर मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं दीपक जी, मेरे सवालों का जवाब इनके माध्यम से जनता को देना चाहता हूं और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि एक मैसेज जनता के अंदर जाना चाहिए। आपने बड़ी जब इनसे बात रखी तो इन्होंने बड़े चतुरता से आपकी बातों को काटा, इन्होंने बड़ी चतुरता से कहां का केस कहां ले गए, यहां समस्याएं चल रही थी, मेवात में क्या क्या घटनाएं हो रही है, विषय था मेवात का। मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मेवात की आपके सामने बात रखना चाहता हूं। दीपक जी मैं कुछ जानकारियां आपके माध्यम से देना चाहता हूं। मैंने बताया कि राजस्थान के मेवात के गांव में कैसे ऐसे कितने गांवों की संख्या मैंने बताई जहां से हिंदू आबादी बिल्कुल समाप्त हो गई, पलायन कर गई, जिनकी संख्या नगण्य हो गई है। इसके साथ में ही मेवात में क्या क्या काम हो रहे हैं मैं आपके सामने, देश के सामने रखना चाहता हूं। और विशेष तौर से जो दलित भाई हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ में किस तरीके से बहला के फुसला के ब्राह्मणवाद के नाम पे और जातिवाद के नाम पे उनको कमजोर बनाकर, डराकर, धमकाकर किस प्रकार से धर्म परिवर्तन का दुष्चक्र चलाया जा रहा है, किस प्रकार से गलत काम किया जा रहा है। आपने एक धर्म परिवर्तन का उदाहरण दिया, मैं 2 धर्म परिवर्तन के और 2 उदाहरण दूंगा। ये मनुस्मृति का नाम लेकर जिस तरीके से दलित समाज के अंदर और जनजाति समाज के अंदर ये जो भावनाएं भड़काते हैं, ये इनका ये तबलीगी जमात का एक एजेंडा है। और ये तबलीगी जमात पूरे विश्व स्तर से जिस तरीके की इनकी सोच है, उसको यह है कि विचारधारा को बदला जाए। और जो कमजोर तबका है, विशेष तौर से दलित तबका है और जो अलवर में दलित तबका है, उसको ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके घरों में जाते हैं और उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं, और नहीं मानते तो अपनी तलवार के दम पे और शक्ति के दम पर उनको मजबूर करते हैं। आज मैं अलवर के देहात की बात करता हूँ। धर्म परिवर्तन का आपने मुद्दा, गोकशी की आप बात करते हैं, इनको गोकशी में किसी की एक हत्या हो जाती है, हम उसकी निंदा करते हैं और कठोर उनको सजा हुई थी उसकी हम करते हैं। लेकिन आज भी राजस्थान में लॉकडाउन जैसे समय में भी दीपक जी गोकशी बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं 3 घटनाएं आपके सामने रखूंगा। 1 महीने के अंदर राजस्थान में 150 गायों को पकड़ा गया है, 150 को। मैं लॉकडाउन के दौरान 61 गायें मानवता कला गांव जो है 1 महीने पकड़ी गई नगर कस्बे के पास में, उसकी FIR हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाली चौकी ब्रजनगर थाने में उसकी रिपोर्ट है। 20 गायें खेकावली गांव में जो पकड़ी गई और वहां पे वही तबलीगी वो जो मेवात के लोग थे, जो राहुल और जाहुल नाम से 2 भाई जाने जाते हैं। एक गिरोह एक ऐसा सक्रिय है और जो बंजारों को आगे लेके, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ गौकशी उनको लेके जाता है। गौ माता की हत्या बहुत, मेरी बात सुनिए कंक्लूड करिए डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक मेरी बात, एक बात सुनिए दीपक जी। लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे दलितों पर अत्याचार और बलात्कार का मुद्दा हो,
चाहे कहीं गाँव में, जो मैं सोचता हूँ कि तबलीगी जमात ने जिस तरीके से गांव-गांव के अंदर मदरसे और मस्जिदों का निर्माण किया हो, और तो और आप जब मेवात में जाएंगे तो चोरी डकैती और टकलू की बाजी आपने सुनी होगी, टकलूबाजी और ओलेक्स पे दूसरों की गाड़ियां बेचना, लोगों को ठगी करना, चोरी करना, जमीनों पर कब्जा करना, जो दलित परिवार हैं, सामान्य परिवार हैं, उनकी जमीन पर कब्जा, मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा करना, शमशान घाटों पर कब्जा करना। मैं आपको दिखाऊंगा अवैध धंधे, कैसे मंदिरों को धंधों मस्जिद बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद में आपको दिखाऊंगा। हम सब बातें रखेंगे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सबको इस देश में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म मानने की आजादी है, लेकिन जबरदस्ती, बलात्कार, हत्या, डराना, धमकाना, सार्वजनिक जगहों पर, धार्मिक जगहों पर मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर देना, इसकी आजादी ये देश किसी को नहीं देता। और शोएब जमाई, अगर आप में हिम्मत है और मैं दंगाई पत्रकार हूं तो जो कार्रवाई कर सकते हैं कर दीजिए। जो कह रहा हूं कैमरे पे कह रहा हूं, ठोक के कह रहा हूं, सबूतों के साथ कह रहा हूं। एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और फिर बताऊंगा एक और हकीकत। पे राजस्थान के मेवात की हकीकत दिखाते हैं। जब हमने उस छोटी सी बच्ची की कहानी देखी थी तो मेरा रोया रोया खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई इतनी दरिंदगी कर सकता था। दिमाग घूम गया था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों की बेशर्मी ऐसी है कि वो उसको कुलदीप सेंगर से कंपेयर करते हैं। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था, वो बलात्कारी है, वो अभी जेल में है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अलवर मेवात की हकीकत की। कुछ अलवर जैसी हकीकत राजस्थान के भरतपुर जिले की भी है। यहां भी हिंदू होना उतना ही बड़ा जुर्म है। यहां पुरुषों की जिंदगी हर पल खतरे में रहती है तो हिंदू बेटियों की इज्जत। अब हम आपको एक ऐसी ही बच्ची की दास्तान दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। कभी मन करता आत्महत्या कर लूं या फिर गांव छोड़कर चले जाएं यहाँ से। मन करता उसे बदला लेना खुद में करता है, खुद पढ़ लिखकर कुछ बनकर उससे बदला खुद लूं, ये मन करता है। कि शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह गिरते हैं। इसका बलात्कार किया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक गलती से एक हिंदू परिवार में पैदा हो गई। भरतपुर के फकरपुर गांव की रहने वाली ये बच्ची जानती थी कि घर से बाहर निकलना खतरनाक है। लेकिन इसे क्या पता था कि जालिमों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो इसके घर में घुसकर हैवानियत को अंजाम देंगे। सुबह करीब 5 बजे आए थे तो उसने घर में घुसाए 3 लोग, आविद, रोबिन, मुबीन। आविद ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे और रोबिन ने मेरे मुंह में कपड़ा घुसा दिया था। मुबीन ने मेरे संग बलात्कार किया था ज़बरदस्ती। तो मैं चिल्लाई तो मेरी चाची भाग कर आई थी। चाची ने उसको धमकाया तो उस कपड़े फाड़ दी, बेदब कर दिया था चाची को, फिर वो भाग गए थे। कौन कहेगा कि बच्ची हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के ही एक हिस्से की हकीकत बयां कर रही है। लेकिन सच यही है कि तबलीगी जमात के लोगों ने धीरे धीरे पूरे मेवात को पाकिस्तान बना डाला। यहाँ हिंदुओं के साथ लगातार जुल्म होते हैं, लगातार धर्म परिवर्तन होता है और लगातार पलायन होता है। लेकिन प्रशासन जैसे कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। उसे न तो अब तक हुए हिंदुओं के पलायन दिखे, न वो पलायन दिख रहे हैं जो हो रहे हैं या होने वाले हैं। क्या करें, या गांव छोड़ कर जाएं, या हम खुद मर जाएं, या हमको खुद तुम मार जाओ। हम कहाँ कहाँ जाएं। पुलिस को जाते हैं तो पुलिस भी यही कहती है कि ये लॉकडाउन लग रहा है। कभी कहते हैं जी इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। घर बर्बाद होते हैं इन बातों में। कोई घर की अदालत नहीं है तुम्हारी जो हम खड़े होकर चल दें तुम्हारे साथ। यही है राजस्थान के भरतपुर जिले का सच, जहां खौफ जालिमों के दिलों की बजाय पीड़ितों के दिलों में पलता है। दरअसल अलवर और भरतपुर में हिंदू अब ये मान चुके हैं कि उनको सुनने वाला कोई नहीं और वो बलात्कार और कत्ल जैसे गुनाहों को अपनी किस्मत मान चुके हैं। 25/11/2019 को मेरी भतीजी धोली, अब माता और वो दोनों सो रही थी घर में। माता फ्रेश होने चली गई सुबह 5 बजे। मौका देखकर 3 लोग कूद आए, दीवार कूद कर वो आंगन में जहाँ भी हाँ आ गए जी। उन्होंने जबरदस्ती मुंह में कपड़ा घुसा दिया लड़की के मुंह में और हाथ पैर पकड़ा और जबरदस्ती गैंगरेप किया। ये तस्वीरें किसी भी हिंदू का दिल दहला सकती हैं। देश की राजधानी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ये सब खुलेआम हो रहा है, जहां जमातियों ने धीरे धीरे पूरे इलाके में अपना दबदबा बना लिया।
किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने कुछ बोल सके। वो जब जो चाहते हैं करते हैं। हिंदुओं की ये बेबसी देख जहन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर ये कैसा हिंदुस्तान? टीम न्यूज़ नेशन। तो विकास चंद्रा ने एक और रुलाने वाली कहानी पेश कर दी हमारे सामने। इसे एक स्टोरी क्या कहूँ, ये ऐसी दर्दनाक दास्तां है जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान को शर्म आ जाए कि क्या कोई इंसानियत को इस तरीके से शर्मसार कर सकता है, वो भी धर्म के नाम पर, वो भी जमात के नाम पर। सुशील पंडित जी से बहस शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ पैनल पे कौन कौन जुड़े हुए हैं। तबलीग की जमात में बचपन से जाने वाले शोएब जमई जुड़े हुए हैं। तबलीग की जमात के प्रवक्ता मुजब्बिर रहमान जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। RSS के चिंतक संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं। एक एक्टिविस्ट और कश्मीरी कार्यकर्ता सुशील पंडित जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें याद आ गया होगा कि कश्मीर में उन लोगों के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी माताओं के साथ क्या क्या हुआ था। मेरे एक दर्शक अशोक गुगनानी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन सुशील पंडित जी, ये कौन सी सोच है जो ये करती है, पहले कश्मीर अब मेवात? दीपक जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने आत्मा तक कचोट देने वाली इन घटनाओं को आज सबके सामने रखा है। ये देश जो चंद बड़े बड़े शहरों में आस पड़ोस में घटने वाली घटनाओं को दुनिया मान लेता है अपनी, उनको आज आपने आईना दिखाया है। राजधानी के नज़दीक, मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर इन गांवों में क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसकी एकमात्र वजह यह है। आपको हैरान नहीं होना चाहिए, हमें परेशान तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक समुदाय को बहुत पैसा खर्च करके और बहुत मेहनत से ये सिखाया, पढ़ाया, बताया जाता है कि हिंदू के साथ घृणा कैसे करनी है, काफिर के नाम पर उसे जानवर से बदतर कैसे समझना है, और उसके माल को, उसकी आस्था को, उसकी बच्चियों को, उसकी अपनी जान को क्यों मामूली और कैसे मामूली समझना है। और अगर उसके ऊपर आप जैसे पत्रकार बहस खड़ी करें तो उसको दंगाई कह के कैसे चुप कराना है, उसको दंगा भड़क जाएगा इसकी धमकी कैसे देनी है। आप सच पर लीपापोती दंगा दंगा कहकर करेंगे, आप लोगों की जुबानें खींच लेंगे, अपने अपराधों पर पर्दा डालेंगे। आप एक मुंह से कहेंगे कि बलात्कारी का मजहब नहीं होता और दूसरे मुंह से शहर गिनाएंगे, उन्नाव उसका शहर होता है, पार्टी गिनाएंगे, भाजपा होती है, नेता गिनाएंगे, बलात्कारी की बाकी शिनाख्तें गिनाएंगे। लेकिन वो किस तरह तैयार होते हैं, किस नफरत और किस घृणा में डुबो डुबो कर तैयार किए जाते हैं, इस बात पर पर्दा डालेंगे। आप काफिर होने के नाम पर उसका जीना नरक कर देंगे। आप उसे परिवार नहीं पालने देंगे, रोजगार नहीं करने देंगे, उसके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, यह दहशत फैलाएंगे। और हमारी पुलिस, हमारी सरकारें कानों में तेल डाले बैठी रहेंगी। दीपक जी, आज तक कश्मीर में हुए किसी अपराध की सजा नहीं दी गई है, एक बलात्कार की सजा नहीं मिली है, एक भी हत्या की आज तक सजा नहीं दी गई है। अगर इनको चौराहों पे फांसी दी जाती तो आज इनको यह दहशत होती, सोचने से भी पहले इस तरह का जुर्म न करते। क्योंकि पुलिस आंख मीच लेती है, हमारी न्याय व्यवस्था गूंगी बहरी हो जाती है, हमारा राजनीतिक नेतृत्व को लकवा मार जाता है। इसलिए ये बातें बड़े पैमाने पर बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के होती हैं। यह कारण है आज देश के छोटे छोटे अंचलों में, कस्बों में, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, वो अपना घर, मकान, दुकान, पेशा सब औने पौने में बेचकर पलायन करने को मजबूर है। दिखा रहा हूं सुशील पंडित जी, दिखा रहा हूं, उसके ताला लगे घरों की तस्वीरें, निरीह आंखें, उस बच्ची की आवाज। शर्म नहीं आती कुछ लोगों को, शर्म नहीं आती। आपने कुलदीप सेंगर का मजहब बता दिया,
अब ये रज्जाक और रऊफ और आबिद और रॉबिन, इनका मजहब कौन बताएगा? शोएब जमई जी बताइए। आप तो बचपन से तबलीगी जमात में जाते हैं, बड़ी दीन की शिक्षा देते हैं, ये क्या हो रहा है बताइए ना शोएब जमई। देखिए, हमने मजहब नहीं बताया, लेकिन हमने ये कहा कि अगर भारतीय मजहब ही तो बताया था। कुलदीप सेंगर क्या बोला था आपने? आप क्यों पलट रहे अपनी बात से जब सुशील पंडित जी ने आपको आईना दिखा दिया? नहीं, मैंने कहा कि कुलदीप सेंगर अगर भाजपा का विधायक होने के नाते अगर वो बलात्कारी है तो पूरी भाजपा को बलात्कारी पार्टी हम नहीं कहेंगे। इसी वजह से यहाँ एक जमात का नाम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, वो एक आइसोलेटेड केस है। ये बीजेपी को बलात्कारी जनता पार्टी कहते हैं दीपक जी, बलात्कारी जनता पार्टी। आप इसी में लगे रहिए, तबलीगी जमात के, आप इसी में लगे रहिए, आप इसी में लगे रहिए। भाजपा को बैन करने की डिमांड मुझे जवाब देंगे। भाजपा को बैन करने की डिमांड तबलीगी जमात को बैन करने की बात कहूंगा। सबसे पहले तबलीगी जमात इस देश में बैन होनी चाहिए, जो 10 साल की बच्चियों को बलात्कार कर रही है। सबसे पहले तबलीगी जमात बैन होनी चाहिए। बताइए बीजेपी को बैन करने की डिमांड कब करेंगे? एक मिनट शोएब जमई कंक्लूड करिए, मुजफ्फर बीच में नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट दीपक जी, मैंने कहा कि जब आप बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेके जाते हैं, तभी हमने रोका था कि बलात्कारी होती है, उसको चौराहे पर सजा नहीं दी। तिरंगा का इतना अपमान तो मत करिए शोएब जमई, तिरंगे का इतना अपमान भी मत करिए। आपका झंडा है जो आप कह रहे हैं कि बलात्कारी के साथ लेकर जाते हैं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगी होगी। तिरंगे को बलात्कारी के साथ जोड़ रहे हैं आप, माफी मांगिए। जम्मू में कठुआ के रेपिस्टों के लिए तिरंगा यात्रा नहीं निकाली गई, माफी मांगिए। तिरंगे को बलात्कारियों के साथ जोड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी आइए, आप माफी मांगिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा वरना। विनोद बंसल को बदनाम किया, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे को बदनाम किया। कठुआ के रेपिस्टों के लिए तिरंगा की यात्रा निकालते हैं, कठुआ के रेपिस्टों के लिए तिरंगा की यात्रा निकालने वाले लोग हमको ध्यान दे रहे हैं। तबलीगी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं चाहिए। तबलीगी जमात तो अपने लोगों को सुधारने में लगी है। तबलीगी जमात तो अपने शोएब जमई, अब आपको रुकना होगा। सिर्फ विनोद बंसल, सिर्फ विनोद बंसल, सिर्फ विनोद बंसल। अब मिलने वाली आप लोगों को ये बादशाह का रोजाना आपको प्रपंच रच के आतंकवाद की तरफ धकेला गया। ये बादशाह को नाम ले करके आप जो रिलीजन है उस रिलीजन ने जबरदस्ती लोगों को आतंकवादी बनाया। ये कौन सी परीक्षा है? आखिरकार क्या कारण है कि आप लोग धर्मांतरण कराते हैं? आखिरकार क्या कारण है कि आपके लोग जो आतंकवादी चलाते हैं? विनोद जी, आपके ऑडियो में गड़बड़, में सीधे चलता हूं अशोक गुरनानी के पास। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अशोक गुरनानी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बलात्कार समाज के लिए बहुत ही एक घृणित कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था और राज्य की कानून व्यवस्था अगर बहुत सशक्त हो और बलात्कारियों को उचित दंड मिलना शुरू हो जाए तो इस प्रकार के बलात्कार रुक जाते हैं। जब बलात्कारियों का संरक्षण किया जाता है और इन्हें आश्रय दिया जाता है तो समाज के अंदर बलात्कार इस तरह से होते रहते हैं। तो कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए इन्हें। जो भी बलात्कार करता है इसे जाति धर्म से ना जोड़ते हुए भी, है ना, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, और उसे ना जोड़ते हुए उसे पूरा दंड दिया जाना चाहिए और पूरी निष्पक्षता के साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिससे कि पीड़िता को पूरी तरह से न्याय मिले। आखिरी में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम इन दो लड़कियों को न्याय नहीं दिला पाए तो हमें अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में भी शर्म महसूस करनी चाहिए। और मैं यही बात शोएब जमई और मुजफ्फर रहमान जैसे लोगों को के पास ले जाना चाहता हूं। भैया मेरे शोएब जमई, भैया मेरे मुजफ्फर रहमान, ये जमात में तो आप बचपन से जाते थे। शोएब जमई, जमात दीन की शिक्षा देता था, ये बलात्कारी कब से होगा, यही सवाल है। और मेवात में ये क्यों हो रहा है, इसका सवाल हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक मेवात में भारत सरकार क्या कर रही है। थोड़ा सा इल्जाम है आपका, थोड़ा सा क्रिटिसाइज राज्य सरकार को भी कर लीजिए ना।
थोड़ा सा क्रिटिसाइज राज्य सरकार को भी कर लीजिए ना। घटना नहीं कर सकता, क्या बात करते हैं आप? क्या जमात बात का कर- एक भी आदमी इस तरह की घटना नहीं कर सकता। सारे झूठे इल्जाम, घटिया देखिए, बात करते हैं आप। हाथ कंगन जुर्म को है, आरसी क्या और जुर्म- पढ़े जुर्म लिखे है। को फारसी क्या। शोएब जमई कितने सालों से क्या क्या कह रहे हैं, मुजब्बिर रहमान क्या क्या कह रहे हैं जमात के बारे में। बहुत अच्छी जमात है, दीन की बात सिखाती है। क्या ये दीन की बात है 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया जाए? सोचना पड़ेगा मुझे आज इस प्रोग्राम को करते हुए और वाकई में स्टोरी को दिखाते हुए बहुत शर्म आई। ये कैसा हिंदुस्तान है।